Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Advocate Nivita Jaiswal. Today I will discuss CRPC section 125 जो डील करता है मेंटेनेंस के बारे में एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 टू 23-24 तक डिस्कशन करेंगे। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेंटेनेंस है उसे कहाँ पे डिफाइन किया गया है। मेंटेनेंस को सीआरपीसी के सेक्शन 125 में डिफाइन किया गया है। 125 से लेके 128 तक डिफाइन किया गया है, लेकिन हम लोग 125 पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको अक्सर पेपर में या फिर न्यूज चैनल खोलते होंगे तो ज़रूर देखने के लिए मिलता होगा कि पत्नी के द्वारा पति को क्लेम किया जा रहा है कि मेंटेनेंस दीजिए, या फिर पेरेंट्स के द्वारा अपने चाइल्ड को क्लेम किया जाता है एंड माइनर चाइल्ड के द्वारा अपने पेरेंट्स को क्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हु विल बी इंटाइटल्ड द मेंटेनेंस। सबसे पहले हो जाती है, सबसे पहली जो मेंबर है वो है वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है अपने हस्बैंड को, एंड पेरेंट्स के द्वारा मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जाता है अपने चाइल्ड, मीन्स कि डाउटर भी हो सकते हैं एंड सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2005 में तो रूल्स बना दिया है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर डाउटर का भी राइट्स होता है। तो यहाँ पर जब पेरेंट्स की देख रेख की बात आती है तो डाउटर जो है पीछे हट जाती है, बेटियां जो है पीछे हट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पुत्र को जिस प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसी प्रकार पुत्रियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड माइनर चाइल्ड हो जाते हैं, माइनर चाइल्ड की जो देख रेख है वो उनके माता पिता के द्वारा की जाती है। एंड अगर कोई भी मेजर चाइल्ड है लेकिन वो क्या है कि अनेबल है लेकिन फिर भी उसकी जो देख रेख है वो उसके पेरेंट्स की देख रेख होनी चाहिए, मीन्स कि मेंटेनेंस जो है उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 18 ईयर से एबव का बच्चा है लेकिन वो अनेबल है, मीन्स कि पागल है, वो खुद कमा नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे, आप उसको भी देख रेख करने के लिए यहाँ पर लाइबल होंगे। यहाँ पर एक केस था जागीर कौन वर्सेस जसवंत कौन, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कहा गया था कि मेंटेनेंस जो है सिर्फ व्यक्ति का ही दायित्व तो नहीं है, मीन्स कि व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होती है कि एक पेरेंट्स जो है मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एक पेरेंट्स जो है, दोनों लोग जो है अपना कमाने जाते हैं, ओके कमाने जाते हैं। क्या होती है कि रोड एक्सीडेंट में उन दोनों जो महिला है और पुरुष है, दोनों पेरेंट्स की क्या होती है कि एक्सीडेंट में जो उनके हाथ पैर जो है टूट जाते हैं, तो उसका एक बच्चा रहता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका देख रेख कौन करेगा, भरण पोषण कौन करेगा जब तक उसका बच्चा जब तक उसके पेरेंट्स ठीक नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंतर्गत जो जागीर कौन वर्सेस जसवंत कौन के केस में यही चीज बताया गया है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत दायित्व ही नहीं है, एक सामाजिक दायित्व भी है। मीन्स कि समाज का एक बंदा आके कह सकता है कि हाँ मैं जब तक इसके पेरेंट्स लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इसका मेंटेनेंस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सामाजिक दायित्व की भी बात कही गई है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है एक व्यक्ति का ही दायित्व नहीं बनता है। ओके तो यहाँ पर अब बता देना चाहूँगी कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग वाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वाइफ को किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस दिया जा सकता है और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस दिया नहीं जा सकता है। इसके बाद हम लोग पेरेंट्स की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 2001 से पहले क्या था कि 5000 राशि जो है एक निश्चित कर दी गई थी कि हाँ एक महिला जो है, एक वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए 5000 राशि जो है निश्चित कर दी गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 2001 के बाद फिर जिसमें क्या किया गया कि 5000 राशि को जो है उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। मीन्स कि अगर कोई भी बंदा जो है 1 लाख रुपए मंथली कमाता है तो वो अपनी वाइफ को चाहे तो 20,000 रुपीज़ भी मेंटेनेंस के लिए दे सकता है, चाहे तो 30,000 रुपीज़ भी मेंटेनेंस के लिए दे सकता है। अगर उसके साथ बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला है, तो मेंटेनेंस कितना भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट राशि तय नहीं की गई है। अब यहाँ पर वाइफ जो है किस कंडीशन में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और किस कंडीशन में मेंटेनेंस जो है क्लेम नहीं कर सकती है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे कि एक वाइफ क्या करती है कि उसका जो है
अपने पति के अलावा भी किसी भी व्यक्ति के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस कंडीशन में वह महिला जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। एंड सेकंड सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है कि म्यूचुअल सेपरेशन मीन्स की हो जाती है कि जैसे कि एक पति पत्नी जो है तो वो क्या करते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से आपस में डाइवोर्स देते हैं, तो इस कंडीशन में भी महिला जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। एंड थर्ड जो कंडीशन दिया गया है कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज या विदाउट एनी रीजनेबल कॉज के एक महिला जो है अपने पति से अलग रहती है, सेपरेट रहती है, तो इस कंडीशन में भी एक महिला के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर वैलिड रीजन क्या हो जाता है, वैलिड रीजन होना चाहिए। एक महिला के पास में, एक पत्नी के पास में, वाइफ के पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी जाकर एक महिला जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कंडीशन है कि किसी भी पत्नी के साथ में कोई भी पुरुष जो है क्रूएलिटी करता है या फिर अत्याचार करता है या मारपीट करता है, तो यहाँ पर वैलिड रीजन हो जाता है, वैलिड कंडीशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का जिम्मेदारी दिया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर एक महिला जो है पति पर क्लेम कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि वैलिड रीजन है कि पति के द्वारा मारा पीटा जा रहा है या फिर क्रूएलिटी की जा रही है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आता है कि क्या पति जो है एक पत्नी पर मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत एक पति भी पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात किया जाए कि पति जो है अगर मीन्स कि कुछ कमाता नहीं है और पत्नी जो है 1 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ मंथली कमा रही है, तो इस कंडीशन में पत्नी का भी दायित्व तो बनता है कि पति को मेंटेनेंस दे, क्योंकि सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर पत्नी की भी जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि हमें कहाँ पर इसका शिकायत दर्ज कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगी कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, तो वहाँ की जो फैमिली कोर्ट है उसके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर अपनी जो बातें हैं सामने रख सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर जो कुछ स्वयंसेवी संस्था है या फिर पुलिस है, पुलिस हो जाते हैं, या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आप जो कानूनी विधिक सहायता केंद्र जो खोल के रखा है उसके अंतर्गत भी आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने जाना कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत हम कहाँ कैसे शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, किस तरीके से महिला के द्वारा क्लेम किया जा सकता है और किस तरीके से महिला के द्वारा पति के ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता है। और एक आध केस मैं डिस्कशन करा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। शैलजा वर्सेस खुबन्ना सुप्रीम कोर्ट 2070 के केस में कहा गया है कि पत्नी अगर कमा रही है, यहाँ ध्यान सुनिएगा, पत्नी अगर कमा रही है और पत्नी अगर कमाने में सक्षम है तो भी पति के द्वारा मेंटेनेंस जो है दिया जाएगा। बहुत सारे पति का यहाँ पर ये कहना रहता है कि पत्नी जो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाती है, 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती है, 60,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती है, तो मैं क्यों वहाँ पर मेंटेनेंस दूँ। तो यहाँ पर इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्नी अगर कमाने में सक्षम है तो भी जो पति है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और केस आता है कि राजेश वर्सेस सुनीता और अन्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2018 का केस है। शायद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया था कि जैसे कि इस केस के अंतर्गत कहा गया था कि पति का परम कर्तव्य है कि पत्नी और बच्चों का मेंटेनेंस करे, चाहे उसके लिए उसे भीख क्यों ना मांगनी पड़े, भीख क्यों ना मांगनी पड़े। इस केस के अंतर्गत क्या था कि पति जो है 4 साल तक अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, जिसके लिए उसे 12 महीने की मीन्स की 12 मंथ की सजा सुनाई गई थी। तो यहाँ पर राजेश वर्सेस सुनीता के केस में यही चीज़ कहा गया था कि भीख मांगने तक भी आपको पत्नी और बच्चे का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एक और केस था, इसमें कहा गया था कि अनिल वर्सेस जो मिसेस सुनीता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला था। पत्नी जो है बिना कारण के, जब मैं कंडीशन बता रही थी उसी समय बताई थी कि बिना कारण से पति से दूर रह रही है, बिना कारण के पति से दूर रह रही है, तो पति जो है यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं देगा। मीन्स क्या होती है कि आजकल पत्नियाँ जो हैं
अपने आप को ओवर एक्टिव समझती है और सोचती है कि मैं क्यों जॉइंट फैमिली में रहूँ। अगर पति जो है जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो साथ चाहती है कि मैं सेपरेट रहूँ, तो विदाउट एनी रीज़न वो क्या करती है, ये एक्सक्यूज हो गया। एक्सक्यूज के तहत वो क्या करती हैं कि सेपरेट रहती हैं, तलाक ले लेती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वैलिड रीजन जो है कोर्ट को दिखाई देगा, तो इस कंडीशन में महिला को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है एक एक्सक्यूज दिए हो, यहाँ पर कोई आपका रीज़न नहीं है। तो यहाँ आपने वाइफ के द्वारा कब क्लेम किया जा सकता है, एक पति के द्वारा कब क्लेम किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि एक जो वृद्ध माता पिता है या फिर एक बच्चा है वो कैसे क्लेम करेगा, कैसे मेंटेनेंस को मांगेगा। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 से लेके 23 तक वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस का यहाँ पर अधिकार दिया गया। जिस प्रकार सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत इनको अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार इसमें भी, इस एक्ट के तहत भी इन्हें अधिकार दिया गया है मेंटेनेंस पाने का। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1950 जो 5 है उसका सेक्शन 24 एंड 25 कहता है कि धर्मज, अधर्मज, विवाहित या अविवाहित जो पुरुष हैं या फिर बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर धर्मज अधर्मज मीन्स की जैसे कि जो शादी करने के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है या फिर शादी करने से पहले जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे धर्मज अधर्मज कहा जाता है, उन्हें भी मेंटेनेंस का राइट्स मिलता है। माता पिता वरिष्ठ नागरिक कल्याण भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत भी एक माता पिता, जो वृद्ध माता पिता हैं, उनका राइट्स जो है बच्चों पर बनता है कि बच्चों के द्वारा जो है वृद्ध माता पिता का मेंटेनेंस करना उनका राइट्स बनता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक और पॉइंट पर बता देती हूँ कि वाइफ को यहाँ पर कहा गया है कि तलाक दी गई स्त्रियों के लिए सीआरपीसी का सेक्शन जो है 125 जो है ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है, ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 15 क्लॉज 3 एंड 39 भी स्त्रियों को सुरक्षा हेतु कानून बनाए गए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं कि मेंटेनेंस जो है कैसे कैसे किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है और कहाँ क्लेम किया जा सकता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत जो पत्नी है सेक्शन 18 के तहत वो पति से क्लेम कर सकती है। एंड विधवा बहू जो है सेक्शन 19 के तहत, ये हिंदू एडॉप्शन के सेक्शन है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन, विधवा बहू जो है सेक्शन 19 के तहत ससुर से क्लेम कर सकती है, क्योंकि विधवा है, उसके पास पति नहीं है, उसके पास कोई परिवार नहीं है, तो वो किससे क्लेम करेगी, ऑफकोर्स ससुर से क्लेम करेगी। तो सेक्शन 19 के तहत ससुर से क्लेम कर सकती है। एंड नाबालिग जो बच्चे हैं मीन्स की माइनर चाइल्ड है, सेक्शन 20 के तहत यहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भी क्लेम किया जा सकता है। एंड हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत भी क्लेम किया जा सकता है। तो जो नाबालिग बच्चे हैं सेक्शन 20 के तहत माता पिता से क्लेम कर सकते हैं, माइनर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से क्लेम कर सकते हैं। एंड वृद्ध और कमजोर माता पिता जो है सेक्शन 20 के तहत पुत्र एवं सेक्शन 21 या फिर 20 के तहत पुत्र एवं पुत्रियों से क्लेम कर सकते हैं। एंड मृतकों के आश्रित जो है सेक्शन 22 के तहत मृतकों के जो उत्तराधिकारी हैं, एयर्स हैं, उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो आज आपने समझा सीआरपीसी का सेक्शन 125 इसके अंतर्गत कैसे आपको मेंटेनेंस के लिए क्लेम करना है। एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 से लेकर 23 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी अच्छी जानकारियाँ लेकर सामने हाजिर होंगे। एंड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी चीज़ों को पोस्ट करती हूँ एंड लाइव भी आती हूँ। एंड आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं, क्वायरी रहते हैं, उसको मैं डिस्कशन कराती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।